Assalamualaikum, dear readers. Welcome to Romantic Novels by Sahar, किस्त नंबर 22। अनायशा कुछ दिनों बाद अपनी सांस से नॉर्मल करती व मुश्किल बोल पाई थी। उसके शिकवे पर जाकवान के लबों पे दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। सरदार जाकवान जतोई, जिसे कभी कोई तस्खीर नहीं कर पाया, वो आपके आगे पूरी तरह चारों शाने चत डह चुका है। जाकवान जतोई की टक्कर की आपके सिवा कोई नहीं हो सकती। जाकवान ने झुककर उसकी पेशानी पे अपने होंठों से मोहर शब्द की थी। अनायशा ने उसके सीने पे थोड़ी टिकाए निगाहें उठाए उसकी जानिब देखा था। मैं चाहे जितनी बड़ी गलती भी करूं, तुम कभी यूं मुंह नहीं मोड़ोगे मुझसे जाकवान जतोई। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। अनायशा ने उसके कॉलर को सख्ती से दबोचते उसे वॉर्न किया था। सरदारनी, जब तक जाकवान जतोई की सांसें चल रही हैं, वो आपको खुद से जुदा नहीं करेगा, चाहे आप मुझसे कितनी ही नफरत क्यों न करने लग जाएं। मगर बस मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी मुझसे कोई बात मत छुपाइएगा, मुझे धोखा मत दीजिएगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर आपके हाथों मिला धोखा नहीं। जाकवान ने उसके गालों पे लब रखते उसे पल भर के लिए अपने अल्फाज से खौफजदा कर दिया था। मगर अनायशा जानती थी वो कभी अपने इस जनूनी सरदार को धोखा नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने अपने दिल को मुतमईन कर लिया था। मुझे देर हो रही है, जाकवान जतोई। नीचे कुछ देर में निकाह की रस्म शुरू हो जानी है। अनायशा ने उसका बाजू अपनी कमर से हटाना चाहा था। हमारे बगैर कोई रस्म शुरू नहीं हो सकती। जाकवान उसके कंधे पे बड़ा साड़ी के पल्लू की पिन खोलते अनायशा के चौदह तबक रोशन कर दिए थे। सरदार साईं, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको इतना फ्री होने की इजाजत नहीं दी मैंने। अनायशा घबरा कर अपना सिल्की पल्लू वापस कंधे पे डाल गई थी। जाकवान चतोई की इस बेबाक हरकत पर वो जी जान से लरज उठी थी। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था, उसके शोहर में शाम नाम की शे बिल्कुल नापीद थी। आप मुझे गलत समझ रही हैं सरदारनी, मैं तो सिर्फ आपको चेंज करने में मदद दे रहा हूँ। जाकवान चेहरे पे मासूमियत सजाए शराफत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ चुका था। अनायशा का शर्म से लाल पड़ता चेहरा देख वो अपनी सरदारनी के शर्माए घबराए रूप पर जी जान से फिदा हुआ था। मगर मैं चेंज कर चुकी हूँ। अनायशा को अपना दिल धड़क धड़क कर बाहर आता महसूस हुआ था। जानता हूँ, मगर शायद आप मेरी कही बात भूल चुकी हैं। मैंने आपसे कहा था, आपको मेरे भेजे के लिबास में तैयार होना होगा। अगर आपने ऐसा ना किया तो ये काम मैं खुद करूँगा। ये बिल्कुल सच है कि आप इस साड़ी में बेपनाह दिलकश लग रही हैं और आप इसे आगे भी पहन सकती हैं, मगर सिर्फ मेरे सामने इस बेडरूम के अंदर। मैं नहीं चाहता मेरी सरदारनी के जलवे कोई और देखे। जागवान ने अपनी बात के इख्तिताम पर उसे सर से पैर तक जिन बेबाक निगाहों से घूरा था, अनायशा का दिल चाहा था वो कहीं छुप कर इस शख्स की इन दीवानगी भरी निगाहों से ओझल हो जाए। वैसे अगर आप ये चेंज नहीं करना चाहती तो आपके साथ यहाँ रुकने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं असद को कह देता हूँ हम उसके निकाह में शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त हम अपना अधूरा हनीमून कंप्लीट करना चाहते हैं। जाकवान ने ये बोलते पॉकेट से फ़ोन निकालना चाहा था, जबकि अनायशा अपने सरदार की इन चालाकियों पर अश अश कर उठी थी। जाकवान जतोई, तुमसे मैं वाकई मुकाबला नहीं कर सकती। अनायशा शर्म के मारे उसे गुस्से से घूर भी नहीं पाई थी। वो जल्दी से उसके पास से हटती, चेंज करने की गर्ज से उसके लाए सूट की जाने बढ़ी थी, जब भी तयानी में वो जाकवान के पैरों तले आया अपना पल्लू नहीं देख पाई थी। जाकवान भी इस बात से बेखबर था। जब जरा सा आगे होते अनायशा की साड़ी का सिल्की पल्लू खुल गया था। अनायशा ने घबरा कर साकवान की जानिब देखा था, जो यहाँ भी अपनी सरदारनी का पूरा ख्याल करता उसे कलाई से थाम कर अपनी जानिब खींच गया था। अनायशा का पूरा वजूद बुरी तरह से कांप रहा था। मैं इसीलिए इस लिबास के हक में नहीं हूँ सरदारनी। वैसे इतना घबराने और खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त अपने शोहर के सामने ही हैं, जो आप पर आपसे भी ज़्यादा हक रखता है और आपसे ज़्यादा आपकी हिफाजत करना जानता है। जागवान उस हुस्न की मूर्ति को अपनी पनाहों में छुपाए खुद को कोई भी गुस्ताखी करने से बमुश्किल बाज रखे अपनी शाल उतारता उसके गर्द फैला गया था। अनायशा का होले होले लरसता नरम गरम वजूद जागवान जतोई के जब्त का कड़ा इम्तिहान ले गया था। वैसे पहले मैं मजाक कर रहा था, अब मेरा सच में दिल नहीं है इस रूम से बाहर जाने को।
ज़ाकवान उसे पूरी तरह अपनी शॉल से कवर कर चुका था। उसके खतरनाक इरादे जानकर अनायशा झटके से उससे दूर हुई थी। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो रहा था, जबकि रही सही कसर ज़ाकवान जतोई की बेबगाक निगाहें पूरी कर रही थीं। अनायशा की बोलती तो जैसे बंद हो चुकी थी। वो शॉल थामे सोफे से लिबास उठाए वॉशरूम में दरवाजे तक पहुंचती वापस पलटी थी। ज़ाकवान सीने पे हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। शुक्रिया सरदार साईं, आप इतने बुरे भी नहीं हैं। अनायशा उसे मोहब्बत बाज निगाहों से देखती ज़ाकवान जतोई के दिल की दुनिया तैबाला करती वॉशरूम में दाखिल हो चुकी थी, जबकि ज़ाकवान जतोई अपनी सरदारनी की इस चालाकी पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। ज़ाकवान सफ़ेद गलफ लगे लिबास में मलबूस स्याह शाल कंधों पे डाले ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला था। उसने कमरे की चारों जानिब निगाह दौड़ाई थी, मगर ना तो वॉशरूम में थी और ना ही रूम में। बेड साइड टेबल पर एक कागज़ पड़ा देख ज़ाकवान करीब आया था। सरदार ज़ाकवान जतोई, मैं आपका दिया लिबास पहन चुकी हूँ, मगर एहतियात के पेश नज़र आज के दिन मैं आपके सामने नहीं आने वाली। तहरीर पढ़ते ज़ाकवान धीरे से मुस्कुरा दिया था। ये नामुमकिन है मेरी प्यारी सरदारनी। ज़ाकवान उस कागज़ को उसके मुकाम पे रखता रूम से निकल आया था। ज़ोकवान के हॉल में कमर कदम रखते ही वहाँ सब अलर्ट हो चुके थे। वहाँ इस वक्त हवेली के तमाम मर्द और ख़वातीन मौजूद थे, मगर ज़ाकवान को अनायशा कहीं दिखाई नहीं दी थी। आज इतने वक्त अपने पूरे ख़ानदान को एक साथ देख बहुत खुशी हो रही है। सरदार साईं, अल्लाह इस हवेली की खुशियाँ यूं ही सलामत रखें। सफ़ीना बेगम ज़ाकवान की जानिब मोहब्बत पाश निगाहों से देखती गोया हुई थी, जिसका जवाब ज़ाकवान ने मुस्कुराते हुए सर हिला कर दिया था। वहाँ मौजूद तमाम अफराद को यही लग रहा था कि ज़ाकवान का मूड कल के वाक़े के बाद बहुत ख़राब होगा, मगर उसे इतने खुशगवार मूड में बैठा देख वो सब भी खुश हुए थे। सरदार साईं, आपकी कॉफ़ी। खौला ज़ाकवान के करीब आती उसके आगे मग बढ़ाते बोली, शुक्रिया। ज़ाकवान ने खिलाफ मामूल खुला को मुस्कुरा कर जवाब दिया था, जिस पे उसे अपनी दाएं जानिब से अपनी सरदारनी की गुस्सीरी आवाज़ सुनाई दी थी, जो आदत के मुताबिक ज़ाकवान का गुस्सा शबनम पर निकाल रही थी। ज़ाकवान ने काफ़ी का मग साइड पे रखते नायशा की जानिब देखा था और बस फिर देखता रह गया था। सब लोगों की निगाहें अपने सरदार के इस बेखुद अंदाज पर ही टिकी हुई थी। अनायशा उसके दिए मैरून रंग के इंतहाई खूबसूरत बलोची फ्रॉक में मलबूस बेपनाह हसीन लग रही थी। वो ड्रेस काफ़ी हैवी था, मगर सिर्फ अपने सरदार की ख्वाहिश पर वो उसे ज़ेबतन किए ज़ाकवान जतोई के दिल पर बिजलियां गिरा गई थी। सर पर बलोची स्टाइल में दुपट्टा लिए, जिसके किनारों पर बहुत ही नफीस सी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। आदत के मुताबिक ज़ाकवान की ग्रे शॉल फोल्ड करके अपने बाजू पे डाले वो जतोई हवेली की सरदारनी बनी वहाँ मौजूद हर फर्द को मुतासिर कर गई थी। उसने माथे और ठोड़ी पर बलूची स्टाइल में सुरमे से डॉट्स बनाकर अपने मासूम चेहरे की मासूमियत को मज़ीद बढ़ा दिया था। ज़ाकवान बहुत मुश्किल से अपनी सरदारनी पर से नजरें हटा पाने के काबिल हुआ था, मगर उसने सामने रखे कॉफ़ी के मग को हाथ भी नहीं लगाया था। जैसे वो चाहता था उसकी सरदारनी उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करे, वैसे ही वो भी अपनी सरदारनी की मर्ज़ी के खिलाफ कोई ऐसा अमल करके उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। खौला से काफ़ी का मग थामने के पीछे यही रीज़न था कि अनायशा उसके सामने आए और हमेशा की तरह उसकी मासूम सरदारनी उसकी चालाकी का हिस्सा बन चुकी थी। मौलवी साहब के आते ही अनायशा दुल्हन बनी शहरबानों के लिए वहाँ आई थी। शहरबानों के साथ हवेली की खवातीन का रवैया ठीक नहीं था, इसलिए अनायशा ही उसका पूरा ख्याल रख रही थी। अनायशा शहरबानों को सफीना बेगम के करीब बिठाती खुद ज़ाकवान जतोई के साथ सोफे पे आन बैठी थी। ज़ाकवान के साथ बैठने की जुर्रत किसी ने नहीं की थी। उनके यहाँ सरदार को बहुत ऊंचे मुकाम पर रखा जाता था। उसके रुतबे के लिहाज से उसकी बहुत इज्जत व ताज़ीम की जाती थी, मगर अनायशा तो उसके साथ बैठना अपना हक समझती थी। सब लोगों अपनी सरदारनी का ये मुख्तलिफ अंदाज देख कर रह गए थे, जो ज़ाकवान जतोई के लिए मुख्तस था। पूरी हवेली में बाकी सबके साथ उनके बुरे रवैयों के बावजूद वो उन सबसे नॉर्मल ही रहती थी, मगर ज़ाकवान जतोई से वो लड़ती झगड़ती भी थी और अपना पूरा हक भी जताती थी। ज़ाकवान जतोई अपनी मासूम मगर ज़रा सी सरपीरी सरदारनी की इन अदाओं पर अपने दिल को उसका असीर होने से नहीं रोक पाया था। आप तो आज मेरे सामने नहीं आना चाहती थी ना सरदारनी? ज़ाकवान ने अपने करीब बैठी नायशा के दिलफरेब रूप की जानिब मोहब्बत पाश निगाहों से देखते सवाल किया था।
सरदार साईं, आप ज़्यादा खुश ना हों, इसके बाद नज़र नहीं आऊँगी मैं। और खबरदार, जो अगर खोला को अपने करीब भटकने भी दिया तो। अनायशा चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए बोलती, उसी के अंदाज में धीमे लहजे में बोलती, वॉर्न कर गई थी। वो बेचारी तो ज़ाकवान ने खोला की हिमायत करनी चाहिए थी। बेचारनी माय फुट। सरदार साईं, अनायशा ने बिना इर्द-गिर्द मौजूद लोगों का लिहाज़ किए उसे घूरा था। जब उसे शॉल के नीचे ठंड की वजह से कवर किया अपना हाथ, ज़ाकवान जत्तोई की गिरफ्त में मुकीत होता महसूस हुआ था। अनायशा ने घबरा कर सबकी जानिब देखा था, मगर कोई भी मुतवज्जो नहीं था। अनायशा का चेहरा लाल हो चुका था। पूरी हवेली वालों के सामने ये दलेरी सिर्फ ज़ाकवान जत्तोई ही दिखा सकता था। अनायशा जो उठने का इरादा रखती थी, उसे घूरती वापस वहीं टिक गई थी। इस दिलशेर के मरने का तो ज़ाकवान जतोई को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे तो हर वक्त उसे दुम छल्ले की तरह साथ लगाए फिरता रहता था, मगर कल वो मरा है और आज जतोई हवेली में जश्न मनाए जा रहे हैं। ये ज़ाकवान जतोई हमेशा ऐसे ही हमारी हर साजिश को मट्टी में मिला कर रख देता है। जाबर खान का बस नहीं चल रहा था, क्या कर डाले। वो लोग जितना ज़ाकवान जतोई को गिराने की कोशिश करते थे, वो उतना ही ऊपर उठता था। उन्होंने अनायशा को मोहरा बनाकर ज़ाकवान जतोई को कमज़ोर करना चाहा था, लेकिन ज़ाकवान ने यहाँ भी अनायशा पर आँच तक नहीं आने दी थी। फिक्र मत करो जाबिर, अभी जो मंसूबा मैं बना रहा हूँ, उससे सरदार ज़ाकवान जतोई का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फ़हीम खान हुक्के का कुछ लेते जाबिर को ठटका गए थे। क्या मतलब, मैं समझा नहीं बाबा साईं। जाबर के साथ साथ वहां बैठे जमाल खान और बाकी सब भी चौंके थे। महनाज को तुम कैसे भूल गए हो? फहीम खान पुरसोच अंदाज में बोलते उन सबको उम्मीद की नई किरण दिखा गए थे। आपको लगता है महनाज फूफो हमारा साथ देंगी? जाफर को महनाज बेगम का जाकवान की जानिब झुकाव का अंदाजा हो चुका था। देगी, बिल्कुल देगी। जब उसे पता चलेगा जाकवान जतोई से उसकी बेटी की जान को खतरा है, तो वो किसी कीमत पर अपनी बेटी को वहां नहीं रहने देगी। फहीम खान की बात समझते वो सब मकरू अंदाज में हंस दिए थे। उन सब का मेन टारगेट साकवान जतोई था, जिसे मात देने के लिए वो कोई भी हरमा अरबा आजमा सकते थे। यजदान शाह की पूरी हवेली मेहमानों से भरी पड़ी थी। लाल जोड़े में सजी जरजान से हवेली की रस्म और रिवाज के मुताबिक बहुत सारी रस्में की गई थी। जरजान मेहरजान की हर बात मानती, उनका खुशी से जगमगाता चेहरा देखती रही थी। शाम के करीब वलीमे की रस्म के लिए उसे तैयार किया गया था। बीच कलर की फुल एम्ब्रॉयडरी किए बलोची लिबास में वो रवायती माथा पट्टी के साथ बाकी ज्वेलरी पहने नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। उसका सुबह से यजदान से कोई आमना सामना नहीं हुआ था। नाराजगी के बावजूद उसकी निगाहें पूरा टाइम उसी की मुंतजिर रही थीं। पूरी हवेली को इस वक्त बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मर्द और ख़वातीन के बैठने का अलग अलग इंतज़ाम करवाया गया था। सरजान पूरा टाइम अपने घरवालों के यहाँ आने की मुंतज़िर रही थी, मगर अपने ख़ानदान का कोई भी फ़र्द अपने वलीमे में उसे दिखाई नहीं दिया था। उसने एक दो बार मेहरजान से पूछना चाहा था, मगर उन्हें मसरूफ़ देख वो पूछ नहीं पाई थी। उसे अभी कुछ देर पहले ही स्टेज पर लाया गया था। वो रवायती दूल्हों की तरह घूंघट गिराए स्टेज पर बैठी थी जब उसे अपने पहलू में यज़दान शाह की मौजूदगी का एहसास हुआ था। अपने इर्द गिर्द बिखरती उसकी मसहूर कुन खुशबू जरजान को अपने हिसार में जकड़ गई थी। उसके बहुत करीब बैठने पर जरजान खुद में सिमटती जरा से फासले पे हुई थी। यज़दान ने निगाहें घुमाकर जरजान का ये गुरेज देखा था और सोफे की पुष्ट पर अपना बाजू फैलाकर रिलैक्स होकर बैठता उसे पूरी तरह अपने हिसार में ले गया था। जरजान उसका इतने लोगों के सामने भी ये बेबाक अंदाज देख जी जान से लरस उठी थी। मैंने पहले भी कहा था तुम्हें, तुम अब कभी भी किसी भी सिचुएशन में मुझसे दूरी कायम नहीं कर सकती। उसके कान में सरगोशी करता वो उसके सजे सजाए नाजुक सरापे पर भरपूर नजर डालता गहरी सांस हवा में खारिज कर गया था। इससे पहले कि जरजान उसे कोई जवाब दे पाती, कोई ज़रूरी कॉल आ जाने की वजह से वो शोर की वजह से वहां से उठ गया था। फंक्शन ख़त्म होते ही उसे रूम में ले जाया गया था। मेहरजान, मेरे घर से कोई क्यों नहीं आया? सब खैरियत है ना वहाँ? जरजान ने मेहमानों का रश ख़त्म होते ही मेहरजान से पूछा था, जो उसे रूम में छोड़कर वापस पलट रही थी। उसके सवाल पर उनके कदम थम से गए थे। वो दरअसल मेहरजान को समझ नहीं आया था क्या जवाब दें। बीबी जी,
وہ شاہ سائیں بلا رہے ہیں آپ کو۔ ملازمہ نے عجلت میں آتے مہرجان کو مخاطب کر کے ان کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ زرجان کو واپس آنے کا کہتی واپس پلٹ گئی تھی، مگر زرجان کو ان کا انداز بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس نے جلدی سے بیٹھ کے قریب آتے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھاتے گھر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ بھابھی سے بات کرواؤ جلدی۔ ملازمہ کے فون اٹھانے پر زرجان بے چینی سے بولی تھی، بھابھی وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ آئے کیوں نہیں یہاں؟ زرجان نے بھابھی کی آواز سنتے ہی فوراً پوچھا تھا، تم کیسی ہو زری؟ زرجان کو بھابھی کی آواز روئی روئی سی لگی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھابھی، مگر مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زرجان کی فکر سوا ہوئی تھی۔ یہاں بھی سب بالکل ٹھیک ہے سری، ہم وہاں آنا چاہتے تھے مگر یزدان شاہ نے فون کر کے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا ہم اس کی حویلی میں قدم رکھیں۔ وہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے بابا سائیں سے یہی کہا ہے کہ تمہارے ساتھ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تمہیں اب کبھی ہم سے نہیں ملنے دے گا۔ شہربانوں کے نکاح کے ساتھ ہی اسد کے کمرے میں رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ عنائشہ دو محبت کرنے والوں کے ایک ہو جانے پر بے پناہ خوش تھی اور اپنے سردار کی بہت زیادہ شکر گزار بھی، جس نے اپنے سخت اصولوں کو محبت کی خاطر تھوڑا نرم کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنا یہ بے حد وزنی لباس پہنے تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ وہ اب چینج کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ اس خلیے میں زاکوان جتوئی کے سامنے چلی گئی تو اس کی خیر کسی قیمت پر نہیں ہونے والی تھی۔ اس نے شبنم سے کہہ کر پہلے ہی اپنا ڈریس دوسرے روم میں منگوا لیا تھا۔ وہ جیسے ہی اس جانب بڑھی، اچانک کسی نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ عنائشہ کے منہ سے خوف کے مارے چیخ برآمد ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو زاکوان جتوئی کے حصار میں پاتے وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ساکوان کی جانب دیکھا تھا جو وارفتگی بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے سردارنی کہ آپ کبھی بھی مجھ سے فرار پا سکیں گی؟ زاکوان اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ سردار سائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عنائشہ نے خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اس کا جنونی سردار بھول چکا تھا کہ وہ دونوں اس وقت اپنے روم میں نہیں تھے۔ یہاں کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ آپ تھک گئی ہیں سردارنی، میں آپ ہی کی مدد کر رہا ہوں۔ زاکوان اسے اٹھائے ہوئے بڑھا آگے۔ زاکوان جتو یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا۔ عنائشہ نے اسے احساس دلانا چاہا تھا مگر وہ اس کی سنے بغیر نہ جانے حویلی کے کون سے راستوں سے ہوتا پیچھے کے دروازے سے باہر نکل آیا تھا۔ ہر جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عنائشہ نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عنائشہ نے اسے گاڑی کی جانب بڑھتے دیکھ سوالیہ نگاہوں سے گھورتے پوچھا تھا۔ وہاں جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ زاکوان اسے مخمور لہجے میں جواب دیتا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا گیا تھا۔ آج پہلی بار عنائشہ نے اسے بنا گارڈز کے اکیلے یوں باہر آتے دیکھا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ آج واقعی وہ ان دونوں کے بیچ کسی تیسرے کی موجودگی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عنائشہ اپنے سردار کے یہ خطرناک ارادے دیکھ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ پورا راستہ کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ اسے زاکوان جتوئی کے ساتھ پہلی بار بیٹھ کر یوں سفر کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس شخص کی دل فریب سنگت اسے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی جس کا اظہار وہ زاکوان جتوئی کے سامنے بھی نہیں کرنے والی تھی۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں سردار سائیں؟ عنائشہ کو اس کا خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ سامنے روڈ پہ نگاہیں جمائے بیٹھا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہو رہی تھی۔ اسے ہر وہ شے بری لگنے لگی تھی جس پر زاکوان جتوئی اس سے زیادہ توجہ دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت پوزیسو تھی، پھر یہ شخص تو اس کی محبت تھا۔ وہ کیسے برداشت کرتی زاکوان جتوئی پر کسی کا سایہ بھی پڑنا؟ سردارنی، اس میں بھی آپ ہی کا فائدہ ہے کیونکہ آپ اس وقت میرے دل کو اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ میری اس وقت دی جانے والی توجہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں اس وقت اپنے دل و دماغ پر کیسے کنٹرول کیے ہوئے ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ زاکوان اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیئرنگ پر رکھ گیا تھا۔ عنائشہ اس کی ایک نگاہ پر ہی لال ہوتی چہرہ دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ وہ ایک ہی جواب میں اس کی بولتی بند کروانے کے ساتھ ساتھ اس کی بوریت بھی ختم کر گیا تھا۔
ज़ाकवान जतोई अपनी सरदारनी की इस एहतियात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया था। कुछ ही लम्हों बाद गाड़ी ज़ाकवान जतोई के फार्म हाउस में दाखिल हुई थी। सफ़ेद बड़े बड़े पिलर्स वाली वो इंतहाई खूबसूरत इमारत रोशनियों में जगमगाती अनायशा को बहुत अच्छी लगी थी। ज़ाकवान उसके चेहरे पे छाया इश्तियाक देखता, गाड़ी से निकलता, उसकी जानिब आता, उसकी साइड का दरवाज़ा खोल गया था। वहाँ मौजूद मुलाजमीन ने हैरान होते ये मंजर देखा था। उनमें से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका मगरूर सरदार कभी किसी को इतनी अहमियत दे सकता है। सरदार साकवान जतोई की शॉल में लिपटी सरदारनी को देख उनकी निगाहों में सताइश भर गई थी। जाकवान यहाँ भी एक बार फिर उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। जाकवान जतोई, सब मुलाजमीन देख रहे हैं, क्या सोचेंगे वो? अनायशा घबरा गई थी। यही कि सरदार अपनी सरदारनी से बेपनाह मोहब्बत करता है। जागवानी ने उसका शर्म से लाल पड़ता गाल होंठों से चूमते उसकी बोलती बंद कर दी थी, जबकि जागवान जतोई की मुतवक्को कुर्बत के ख्याल से ही अनायशा के पूरे वजूद पर लरज़ा तारी हो चुका था। घबराएं मत सरदारनी, आपका ये अंदाज मुझे मज़ीद अपना दीवाना बना रहा है। ज़ाकवान उसकी कैफियत समझता उसे मज़ीद खौफज़दा कर गया था, जबकि अनायशा उसे घूर भी न पाई थी। ज़ाकवान ने जैसे ही एंट्रेंस में कदम रखा, सामने का मंजर देख अनायशा की आंखें चुंदे आ गई थीं। कैंडल्स और लाल गुलाबों से सजा सामने का मंजर इतना दिलकश था कि अनायशा इस दिलफरेब मंजर में खो सी गई थी। ज़ाकवान उसे नीचे उतार चुका था। अनायशा उसका हाथ थामे अंदर की जानिब बढ़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा सरदार साईं, ये सब आपने मेरे लिए किया। अनायशा उसकी जानिब देखती खुशी से भरपूर लहजे में बोली थी। ज़ाकवान उसे इतना खुश देख मुस्कुरा दिया था। सरदारनी साहिबा, आप अगर मेरे दिल में मौजूद अपनी अहमियत से आगाह हो जाएं, तो कभी दोबारा ये सवाल नहीं कर पाएंगी। ज़ाकवान उसके खुशी से जगमगाते चेहरे को देखता, उसकी नाजुक कमर में बाजू हमायल करता उसे अपने करीब कर गया था। अनायशा का दिल उसके अंदाज पर जोर से धड़क उठा था। मगर तुम तो मुझसे नफरत करते थे ना, क्योंकि मैं महनाज आसिम खान और तुम्हारे दुश्मनों की बेटी हूँ। फिर तुम मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हो? मुझे इतनी अहमियत कैसे दे सकते हो? अनायशा उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े नम आंखों से खोया हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ज़ाकवान जतोई से मोहब्बत करेगी, और वो भी इतनी बेपनाह चाहत के साथ। ये तो तय था कि वो अब ज़ाकवान जतोई के बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। मेरी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने तुमसे नफ़रत की हो। मेरी सांस सांस हमेशा से तुम्हारी चाहत और कुर्बत की तलबगार रही है। मैं जानता था महनाज खान और उसके ख़ानदान वाले कभी तुम्हें मेरे पास नहीं आने देंगे, इसीलिए ज़बरदस्ती करके रुखसती करनी पड़ी। मैं जानता था कि मेरे इस अमल के बाद तुम मुझसे मज़ीद नफ़रत करने लगोगी, मगर मुझे तुम्हारे साथ की खातिर तुम्हारी वो नफ़रत भी मंसूर थी। वैसे मुझे अपनी शख्सियत के चार्म का अंदाज़ा तो है ही, और इस बात का अंदाज़ा भी कि मेरी सरदारनी बहुत जल्दी मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगी। और देखो, वही हुआ। ज़ाकवान उससे इकरार करता उसके माथे पे लब रख गया था। अनायशा तो उसके मुंह से इतना खूबसूरत इकरार सुनकर खिल उठी थी।